नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी के अंदर सार संग्रह के बुक से महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं, जिसमें भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का महाधिवक्ता होता है, भारत के अपर महाधिवक्ता होते हैं। तो भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवाड़ थे। MC सीतलवाड़ क्या थे? तो प्रथम महान्यायवादी थे। भारत को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल देते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी किस विधि सलाहकार होता है? किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का विधि सलाहकार कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए हैं? तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। मतलब महान्यायवादी भारत सरकार पर अगर कोई केस करता है तो भारत सरकार की ओर से भारत सरकार के मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होगा। कौन? तो महान्यायवादी वकील बनेगा भारत सरकार का। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो महान्यायवादी करेगा। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है किसके पास? महान्यायवादी के पास। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत धारण करेगा? तो राष्ट्रपति। तो भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो महान्यायवादी जो है भारत का, वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का भी अधिकार ले सकता है, लेकिन उसको संसद में वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है सॉलिसिटर जनरल। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो पेनी वेणुगोपाल हैं। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। भारत में प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव। तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है महाधिवक्ता। तो संसद की लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी, संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित होंगे। ये कथन है BR अम्बेडकर का कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन करता है? तो मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का प्रमुख अभिभावक कहा जाता है। तो लोक निधि का प्रमुख अभिभावक कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखागार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। तो 148वां अनुच्छेद है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। नियुक्ति भी और पद से मुक्ति भी आर्टिकल 148 के तहत। 149 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्ति। 150 में है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। तो संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह 150 आर्टिकल के तहत देगा कैग। 151 में अंकेक्षर प्रतिवेदन। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। अगला है संसद। तो संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष के जनगणना के आधार पर किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। तो लोकसभा का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो लोकसभा के सदस्य ही होगा, संसद ही होगा लोकसभा का। राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 249 के तहत आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान हैं? चौथी अनुसूची में तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान हैं। लोकसभा में सदस्यों की आवश्यक संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों प्रिविलेज एवं इम्यूनिटीज को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। 105 में विशेषाधिकार होता है संसद सदस्यों को। तो विशेषाधिकार आए संसद सदस्यों का, तो संसद सदस्य के विशेषाधिकार वर्णित है अनुच्छेद 105 में। लोकसभा तथा राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। तो कोरम है 1/10 संख्या। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253
कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति दे दिया गया है संसद को अनुच्छेद 253 के तहत। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। तो भारतीय संसद यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। तो 2026 तक जो भी सीट है वो बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये 1971 में ही इसको कर दिया गया था। अब देखते हैं कि संसद से संबंधित अनुच्छेद। तो संसद से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो आर्टिकल 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, यानी कि 79 हम लोगों को याद करना होगा कि संसद का गठन होता है किसमें? तो आर्टिकल 79 में। तो पहला उच्च सदन होता है, तो उच्च सदन में राज्यसभा होता है। तो 80वां जो है आर्टिकल वो राज्यसभा की संरचना के बारे में है। उसके बाद 81वां लोकसभा की संरचना के बारे में है। 82 में आ जाता है कि प्रत्येक गणना के पश्चात पुनः समायोजन। 82 में आर्टिकल 83 में है संसद के सदनों की अवधि कितनी होनी चाहिए। और आर्टिकल 84 में है संसद की सदस्यता के लिए क्या अर्हता होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र अवसान एवं विघटन ये है। आर्टिकल 86 में है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। आर्टिकल 87 में है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, अभिभाषण। आर्टिकल 88 में है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। आर्टिकल 89 में है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। आर्टिकल 90 में है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। आर्टिकल 91 में है सभापति के कर्तव्य के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 92 में है जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 में है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। आर्टिकल 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। आर्टिकल 98 में है संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 है दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति अथवा गणपूर्ति। आर्टिकल 101 है स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 102 है संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएँ। आर्टिकल 103 है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। आर्टिकल 104 है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। भारतीय चुनाव आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 545 किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में 6। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
तो आपातकाल की घोषणा जब हो गई है तो लोकसभा का कार्यकाल है 1 बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उससे संबंधित अन्य व्यय संचित निधि पे रहते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते भी संचित निधि पर भारित रहते हैं। ऐसे ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार का है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भी भारित संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता और पेंशन ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ 11 तथा मध्य प्रदेश 29। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंकित अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 10 मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। राज्यसभा में 1980-86 के बीच में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक के बीच में। राज्य विधानसभा में कौन से धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो वो थे जीवी मावलंकर।
लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में लोकसभा का सचिवालय होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन व्यय भारित नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है, यानी कि इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, उसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है? तो साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर है, जो पॉइंट वाइज है देख लेते हैं। तो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है साधारण विधेयक, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक को मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, जबकि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की संस्तुति और पुनः स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, जबकि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों में सहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है साधारण विधेयक को, जबकि धन विधेयक इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है, केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यह साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि उसे मंत्री ने प्रस्तुत किया है तो, जबकि धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, जबकि धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। प्राक्कलन समिति लोकसभा के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है। कोई भी कानून विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में कानून विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के दो सदनों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का होना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव से।
यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल सहित त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा और विनिमय तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। तो लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से मेंबर होते हैं। वर्तमान में 15 सदस्य है, जिसमें 229 सदस्य राज्यों से तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक था, 1961 में लाया गया था। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्य तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। तो वर्ष 1989 में ये 18 वर्ष किया गया था। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है संप्रभुता। संघीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की देन है। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है। धन्यवाद।